वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बाइंडिंग एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद में हम इन प्रॉपर्टीज में ट्रेंड्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और साथ साथ में हम बाइंडिंग एनर्जी भी इसके साथ डिस्कस करेंगे। एंथैल्पी के ऑफ एटमाइजेशन के बदले में हम एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन भी ले सकते हैं, या इसे हम एटमाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एटमाइजेशन एनर्जी का मतलब रहता है वो एनर्जी जो दरकार होती है, रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक ए मेटल क्रिस्टल इनटू इट्स इंडिविजुअल गैसियस एटम्स। या सिंपली कह सकता हूँ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए मेटेलिक क्रिस्टल इनटू इंडिविजुअल गैसियस एटम्स। इसको हम कहते हैं एटमाइजेशन एनर्जी। अगर हमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिफाइन करना हो तो हम ये कहेंगे हीट चेंज या एंथैल्पी चेंज व्हेन ए मेटेलिक क्रिस्टल इज कन्वर्टेड इनटू इट्स इंडिविजुअल गैसियस एटम्स। उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब आसान बनाने के लिए हम यहाँ पे एटमाइजेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन ही डिस्कस करेंगे ताकि बात समझ में आ जाए। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी का मतलब रहता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक मेटेलिक बॉन्ड्स या बॉन्ड्स इन ए मेटेलिक क्रिस्टल टू कन्वर्ट इट इनटू इंडिविजुअल एटम्स। या मैं सिंपली बोल सकता हूं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स इन ए मेटेलिक क्रिस्टल इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अब ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं, बाइंडिंग एनर्जी हो या फिर एटमाइजेशन एनर्जी हो, ये डिपेंड करेंगी कि मेटल के अंदर कितने स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेटल के एटम्स आपस में कितनी मजबूती से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास में एक सॉलिड मेटल है, अगर हम इसको एनर्जी देंगे तो इसके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद में हम इसको इंडिविजुअल गैसियस एटम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग सम एक्स्ट्रा एनर्जी। अब ये जो एनर्जी हमने दे दी इस सॉलिड मेटल को गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए, इसे ही हम कहेंगे एटमाइजेशन एनर्जी। और बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दे दी पहले, उसे हम कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। अब दोनों एनर्जीज जो हैं ये यहाँ पे डिपेंड करेंगे कि ये एटम्स आपस में कितनी मजबूती से जुड़े हुए हैं, ये मेटल कितना स्टेबल है। ठीक। अब अगर हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करेंगे, ट्रांजिशन मेटल्स में जो एटम्स का साइज है, एटॉमिक साइज जो रहता है या एटॉमिक रेडियस जो रहता है, वो बहुत ही स्मॉल रहता है एज कम्पेयर टू एज ब्लॉक एलिमेंट्स, एज ब्लॉक मेटल्स। यानी ये स्मॉल साइज के एलिमेंट्स रहते हैं। दूसरी बात, इनमें जो पैकिंग रहती है वो क्लोज पैकिंग रहती है। तीसरी बात, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत रहते हैं। इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स और एस इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, उतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा बनेंगे। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा बनेंगे उतना बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगा, और जितना बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगा उसी तरह से एटमाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा बढ़ेगा। अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी है या एटमाइजेशन एनर्जी है, ये इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। किस पे? इसके स्मॉल साइज पे, क्लोज पैकिंग, डी एंड एस इलेक्ट्रॉन्स। और बाइंडिंग एनर्जी और एटमाइजेशन एनर्जी खासकर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उतने वहाँ पे ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे। जितना ज़्यादा बॉन्ड बनेगा उतना ज़्यादा वहाँ पे उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा लगेगी। इसी तरह से उतनी वहाँ पे एटमाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, यही वजह है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एटमाइजेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी दोनों बहुत ही हाई रहते हैं। और ये जो एनर्जी है, ये मैंने आपसे पहले भी कहा, दिस एनर्जी रिक्वायर्ड, चाहे एटमाइजेशन एनर्जी हो या बाइंडिंग एनर्जी हो, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स या बॉन्डिंग कितनी हो रही है। और बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये बात याद रखना, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतने वो दूसरे मेटल्स के साथ ज़्यादा बॉन्ड बनाएंगे, और उतनी वहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी और एटमाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। उतने वहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे, मजबूती बढ़ेगी मेटल की। क्लियर? अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो दो तरह के रहते हैं। एक रहता है
अंदर के डी इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा आउटर एस इलेक्ट्रॉन्स। ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह से जो एस इलेक्ट्रॉन्स है, जो यानी जो आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं, एस सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग में। अब जितनी ये बॉन्डिंग्स ज़्यादा होंगी उतना वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी और एटमाइजेशन एनर्जी, चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे ज़्यादा बढ़ेंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करेंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में जब आप स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3d1, यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4s2, और टाइटेनियम में 3d2 4s2, वैनेडियम में 3d3 4s2, क्रोमियम में 3d5 4s1। अब यहाँ पे स्कैंडियम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी सब शेल में, टाइटेनियम में 2, वैनेडियम में 3, जबकि क्रोमियम में डी सब शेल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एस सब शेल में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। जबकि मैंगनीज में डी सब शेल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एस सब शेल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे फिर यहाँ से यहाँ तक मैंने देखा कि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन क्रोमियम के बाद में ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे डिक्रीज हो जाते हैं। जब हम लास्ट वाले ग्रुप में यानी जिंक, कैडमियम और मरकरी के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो वहाँ पे बॉन्डिंग भी फिर वीक होगी, बाइंडिंग एनर्जी कम लगेगी, एटमाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। और अगर उनमें बॉन्डिंग ही मजबूत नहीं है, एटमाइजेशन एनर्जी कम लग रही है, बाइंडिंग एनर्जी कम लग रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम होंगे। ये हम आगे भी देखने वाले हैं इसी लेक्चर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमियम से निकलती है, जब हम मैंगनीज से जिंक की तरफ जाते हैं वहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, बॉन्डिंग डिक्रीज होती है, बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। ठीक है, इसी तरह से फिर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी वहाँ पे कम होगा, या जो एटमाइजेशन एनर्जी है वो भी डिक्रीज होगा। तो फिर मैं ग्राफिकली ये बता सकता हूँ कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और बाइंडिंग एनर्जी स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ पे इंक्रीज होगा, लेकिन फिर जब हम क्रोमियम से जिंक की तरफ वापस आएंगे, यानी क्रोमियम से जिंक की तरफ जब हम जाएंगे तो ये वापस डिक्रीज होना शुरू होगा। यानी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, किसका? एटमाइजेशन एनर्जी का और बाइंडिंग एनर्जी का। ठीक है, अब ये दो प्रॉपर्टीज़ का तो हमने हाल देख लिया। अब इन दो प्रॉपर्टीज़ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड करेगा। अगर ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज होंगे, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो एक्सेप्शंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब बारी आती है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। देखो, मैंने पहले भी कहा कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर क्लोजली पैक्ड, और बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना वो 12 तक रहता है, यानी 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका मतलब वहाँ पे पैकिंग क्लोज होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स का साइज़ है, एटम्स का साइज़ वो भी स्मॉल रहता है, और उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे मौजूद रहते हैं। इससे क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है, स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई ही होगा, क्योंकि बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। क्योंकि जब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, बॉन्डिंग बढ़ गई, तो एटम को वेपराइज करना या उसको सब्लाइम करना या उसको फ्यूज़ करना, यानी मेटल को, तो उसके लिए एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। तो वहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ये भी हाई होंगे। अब बात आती है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। इसमें क्या होता है और कैसे ये प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने बाइंडिंग एनर्जी और एटमाइजेशन एनर्जी की बात की, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो आप देखेंगे कि
जब हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट पहले इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक डिप आपको नज़र आएगा मैंगनीज में, ये क्यों आ रहा है ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में पहले इंक्रीज हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिर यहाँ पे डिप आता है, फिर इंक्रीज। फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में लैंथनम से टंगस्टन तक इंक्रीज होता है, उसके बाद में फिर से डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज। ठीक है, अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की हम यहाँ पे पहले बात करेंगे। यह हमने ऊपर भी देखा कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक हम जब जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन क्रोमियम से जब हम वापस आते हैं मैंगनीज, आयरन वगैरह की तरफ, तो वहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फिर से घटना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, तो वहाँ पे पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, एटमाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। उसके बाद में ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। लेकिन ये जो ट्रेंड है ये रेगुलर ट्रेंड नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिप आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर से यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद में डिक्रीज होना शुरू हो जाता है ना, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट या टेक्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अचानक डिक्रीज क्यों होता है, इसके लिए क्या रीजंस, ये एक्सेप्शंस क्यों है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। सो द रीजन फॉर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैंगनीज एंड टेक्नीशियम इज कि अगर हम मैंगनीज के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे आपको मिलेगा वहाँ पे 3d5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी पेयर्ड, तो टोटल इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये बात याद रखना। अगर हम मैंगनीज का क्रोमियम के साथ में कंपैरिजन करेंगे, क्रोमियम में 3d में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 4s में 1 अनपेयर्ड, यानी टोटल मिला के 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब क्रोमियम में मैंगनीज के कंपैरिजन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहते हैं। तो इसका मतलब क्रोमियम का एटमाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मैंगनीज से ज़्यादा ही होगा, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयरन से क्यों कम हो जाता है, जबकि मैंगनीज में आयरन के कंपैरिजन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसका रीज़न क्या है? तो वहाँ पे एक रीज़न मैंने आपको क्रोमियम का बताया, अब दूसरा रीज़न बताता हूँ। कहा जाता है कि जो मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये 3d में 5 इलेक्ट्रॉन यानी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन यानी एग्जैक्टली फिल्ड सबशेल, तो इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करते, यानी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यही वजह है कि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आयरन। ये हो गया दूसरा रीज़न। लेकिन और भी रीज़न्स हैं। अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगी, क्रोमियम का वो है 8 जबकि मैंगनीज का 6, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना ये भी डिटरमाइन करता है कि कौन सा मेटल हाई मेल्टिंग होगा और कौन सा मेटल लो मेल्टिंग होगा। क्योंकि मैंगनीज का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका जो लैटिस है वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। उसकी वजह से भी इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बाकी मेटल से थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन इसके बगैर और भी एक रीज़न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है, वो ये है कि जब मैंगनीज मेटल बाकी मेटल्स के साथ में बॉन्ड फॉर्म करता है तो उस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, क्योंकि वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड भी बनते हैं और मेटेलिक बॉन्ड भी बनते हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं मैंगनीज के, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाता है। इसी तरह से दूसरे मैंगनीज का भी एक इलेक्ट्रॉन चलता होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग, यानी पर बॉन्ड जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में रह जाते हैं। उससे क्या होगा, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चला गया तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया तो बॉन्डिंग जो है या बॉन्ड स्ट्रेंथ वो डिक्रीज होगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। तो इन रीजंस में आपको कौन सा रीज़न बेटर लगता है ये आप
पे डिपेंड करता है। ये जो है ना, ये रीज़न मैंने ढूंढ के लाया और मुझे लगता है कि ये जो रीज़न है, लास्ट वाला रीज़न, ये मुझे बेस्ट रीज़न लगता है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से मैंगनीज़ का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बाकी मेटल्स के कंपैरिजन, जिसके आसपास मेटल्स जैसे क्रोमियम और आयरन है, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है क्रोमियम और आयरन का, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैंगनीज से ज़्यादा रहता है। तो उनके कंपैरिजन में इसका मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए कम हो जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के बदले में कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले जाते हैं, उससे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिक्रीज होते हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिक्रीज होंगे तो बाइंडिंग एनर्जी कम लगेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, एटमाइजेशन कम लगेगी, वेपराइजेशन के लिए एनर्जी कम लगेगी, फ्यूजन के लिए एनर्जी कम लगेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।